हम पढ़ रहे थे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के अंदर वेपर कंप्रेशन सिस्टम। वेपर कंप्रेशन सिस्टम के अंदर अपन ने पढ़ा था कि कैसे चार प्रोसेसेस जो होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। सबसे पहले आपका है इवेपोरेशन, ठीक है, आप वेपराइजेशन बोलते थे उसको। उसके बाद आपका कंप्रेशन, कंप्रेशन के बाद कंडेंशन एंड कंडेंशन के बाद एक्सपेंशन। ठीक है, चार प्रोसेस, इवेपोरेशन, कंप्रेशन, कंडेंशन एंड एक्सपेंशन। यहां पे था आपका एक्सपेंशन वाल्व, यहां पे था कुछ कंप्रेसर, यहां पे था इवेपोरेटर, ठीक है, और यहां पे था एक कंडेंसर। ये सारे प्रोसेसेस जो थे ये आपके हो रहे थे विद अमोनिया एज ए रेफ्रिजरेंट, विद नाइट्रो ऑक्साइड। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जिनको अपन यूज करते थे मीडियम एज ए मीडियम फॉर रेफ्रिजरेंट, ठीक है, रेफ्रिजरेशन के लिए अपन यूज करते थे उनको, ठीक है। ऐसे ही रेफ्रिजरेंट्स के अंदर एक रेफ्रिजरेंट आता है आपका एयर, ठीक है। एयर भी एक बहुत अच्छा रेफ्रिजरेंट था। सबसे पहले एयर को ही एज ए रेफ्रिजरेंट यूज किया गया था, लेकिन बाद में जब दूसरे रेफ्रिजरेंट आए जैसे अमोनिया, ठीक है, जब और सारे इतने अच्छे रेफ्रिजरेंट आए तब इसकी वर्किंग थोड़ी सी कम हो गई, क्योंकि इसके अंदर जो पार्ट्स यूज होते थे, जो पहले कंप्रेस करो इसको, बहुत सारी एयर को यूज किया जाता था कंप्रेशन के लिए, ठीक है। बहुत सारे सिलेंडर, बड़ा कैपेसिटी बड़ी रखनी पड़ती थी ताकि कंप्रेस किया जा सके उसको, ठीक है। हाई कैपेसिटी ऑफ कंप्रेसर टू कंप्रेस, वेपर स्टेट में लाने के लिए बहुत ज्यादा कंप्रेशन करना पड़ता था, ठीक है। उसके बाद उसको लिक्विड में लाने के लिए फिर से बहुत ज्यादा कूलिंग करनी पड़ती थी। तो ये सारा जो होता था ये कब होता था? ड्यू टू एयर एज ए रेफ्रिजरेंट जब आप यूज करते थे तब ये प्रोसेस होता था। लेकिन बाद में हमने क्या किया, एयर को रेफ्रिजरेंट के तौर पे रखना बंद कर दिया, क्योंकि अमोनिया आ गया अपने पास जहां, और बहुत सारे अच्छे अच्छे रेफ्रिजरेंट आ गए, जिसकी वजह से एयर जो था वो इतना वर्किंग में नहीं रहा। लेकिन जब फिर से एरोप्लेन्स जो चले, एरोप्लेन्स के अंदर क्या होता है, एयर को ऑलरेडी कंप्रेस किया जाता है, पहले ही कंप्रेस किया जाता है एयर को। एयर को कंप्रेस करने के बाद उससे काम लिया जाता है इंजन को वर्किंग के लिए, इंजन के अंदर कंबस्शन करने के लिए उसको एयर को कंप्रेस करके फिर उसको कंबस्शन चैम्बर में भेजा जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर पहले ही एयर को कंप्रेस कर रखा है, तो अगर आप उस हाई कंप्रेस्ड एयर को यूज करें एज अपना रेफ्रिजरेंट, तो वहां पे कूलिंग आसानी से की जा सकती है, ठीक है। एयरप्लेन को ठंडा करना तो बहुत ज्यादा जरूरी था, तो एरोप्लेन के अंदर क्या यूज किया गया, एयर को एज ए रेफ्रिजरेंट यूज किया गया, फिर से उसकी वर्किंग बढ़ गई। एयर की वर्किंग कब बढ़ी? जब एयर को एरोप्लेन्स के अंदर फिर से एज ए रेफ्रिजरेंट यूज करना शुरू कर दिया। तो एरोप्लेन्स के अंदर सबसे अच्छा कूलिंग मीडियम कौन सा है? आपका एयर है। तो एयर के बारे में आज आप पढ़ेंगे कि व्हाट इज एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है, व्हाट इज एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है? जब आप एयर को एज ए कूलिंग मीडियम या वर्किंग सब्सटेंस यूज करते हैं इन आवर रेफ्रिजरेंट, दिस इज नोन एज एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। व्हेन air is used as working substance in a refrigeration system, then the system is known as air refrigeration system।
जब एयर को एज ए वर्किंग सब्सटेंस यूज किया जाए, एज ए रेफ्रिजरेंट यूज किया जाए सिस्टम के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं? एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया अब के लिए, ठीक है। पहले तो एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम की वर्किंग को बंद कर दिया गया था क्योंकि ये इतना एफिशिएंट नहीं है, इसकी इतनी सीओपी नहीं है। लेकिन जब एरोप्लेन्स के अंदर अपने को ये पहले ही मिल रहा है एयर, कंप्रेस्ड एयर, तो आप अमोनिया को या किसी और गैस को क्यों कंप्रेस करें? अपने पास ऑलरेडी एयर कंप्रेस्ड है, बहुत ही अच्छी फॉर्म में है, ठीक है, बहुत ही अच्छी रेशो में कंप्रेस किया गया उसको, तो आप उसको एज ए वर्किंग मीडियम क्यों नहीं यूज कर सकते, वर्किंग सब्सटेंस क्यों नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तो फिर उसकी वर्किंग शुरू हो गई। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है एडवांटेजेस ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम और वेपर कंप्रेशन सिस्टम। वेपर कंप्रेशन सिस्टम से एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम अच्छा क्यों है? एडवांटेजेस ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम ओवर वेपर कंप्रेशन सिस्टम, वो लिखा नहीं मैंने, ठीक है, यहां पे आएगा। तो एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम वेपर कंप्रेशन सिस्टम से अच्छा क्यों है? क्योंकि जैसे अमोनिया गैस है, जो और बहुत सारी गैसेस हैं, वो सारी टॉक्सिक हैं, वो जहरीली हैं, ठीक है। तो वो क्या है ये, लेकिन ये एयर क्या है? सबसे पहला पॉइंट यही बनता है, द एयर इज नॉन टॉक्सिक, द रेफ्रिजरेंट एयर, the refrigerant air is नॉन टॉक्सिक, जब नॉन पॉइजनलेस होती है, ये पॉइजन नहीं होती है इसके अंदर, नॉन पॉइजन, नॉन टॉक्सिक लिख सकते हो, नॉन पॉइजनस लिख सकते हो, नॉन पॉइजनिक या नॉन पॉइजन, ठीक है, नॉन पॉइजनिक, इसके अंदर पॉइजन नहीं होती, नॉन पॉइजनस भी बोलते हैं इसको, NOUS, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, नॉन पॉइजनस, इसके अंदर जहरीली नहीं होती है, नॉन टॉक्सिक लिख सकते हो, नॉन पॉइजनिक या नॉन पॉइजनस भी लिख सकते हो, ठीक है। इजीली अवेलेबल, इजीली अवेलेबल, ठीक है, अवेलेबल इजी, आसानी से मिल जाती है एयर, ठीक है, एंड ये हार्म भी नहीं करती, हार्मलेस, ठीक है, कोई हार्म नहीं पहुंचाती, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, तो ये हार्मलेस है, ठीक है। अब अगर इसको दूसरा, इसका सबसे अच्छा पॉइंट क्या है कि अगर इसको एरोप्लेन के अंदर यूज करते हैं, तो इसके अंदर या एयरक्राफ्ट के अंदर यूज करते हैं, तो इसके अंदर क्या है, पहले कोई अलग से मैकेनिकल मोटर या इलेक्ट्रिकल मोटर की रिक्वायरमेंट नहीं है जो इसको कंप्रेस कर सके, ठीक है, नो सेपरेट मैकेनिकल कोई भी सेपरेट मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल मोटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। Required to compress air, एयर को कंप्रेस करने के लिए कोई भी सेपरेट या ऑपरेट, टू ऑपरेट द सिस्टम, ऐसा भी लिख सकते हो, टू ऑपरेट द सिस्टम या टू कंप्रेस एयर, टू ऑपरेट द सिस्टम, सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए कोई सेपरेट मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल मोटर नहीं चाहिए, क्योंकि पहले ही एयर को कंप्रेस कर रखा है उसने इंजन ने, ठीक है, उसी को आप यूज करेंगे, ठीक है। फॉर एयरक्राफ्ट, फॉर एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन, एयरक्राफ्ट की रेफ्रिजरेशन के अंदर यह सुविधा है कि कोई अलग से मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल मोटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसका बनता है
कि ये अच्छा क्यों है, इसको क्यों आप प्रेफर करें इन एयरक्राफ्ट या इन ऐसे किसी भी अदर ऑप्शन, जब अपने पास ऐसे ऑप्शन अवेलेबल हो कि अपने को कोई अलग से मोटर ना लगानी पड़े, तो आप इसको क्यों यूज करें? क्योंकि जो एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है इसको यूज करते हैं, इट इज यूज्ड टू लिक्विफाइंग द गैसेस गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, उसके लिए भी आप इसको यूज करते हैं। ठीक है, लिक्विफाइंग गैसेस को लिक्विफाई करने के लिए भी आप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का यूज करते हैं। तो ये भी इसकी खासियत है, यहाँ पे वेपर कंप्रेशन सिस्टम यूज नहीं करते, आप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज करते हैं। ठीक है, तो जो एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो अच्छा क्यों है वेपर कंप्रेशन सिस्टम से? क्योंकि ये जो है इसके अंदर नॉन पॉइजनिंग है, नॉन पॉइजनस है, इसकी प्रॉपर्टी इजीली अवेलेबल है और हार्मलेस है। ठीक है, दूसरा अगर आप इसको एयरक्राफ्ट के अंदर यूज करते हैं तो अपने को कोई अलग से मोटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, अलग से कोई इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल मोटर लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम ओवर वेपर कंप्रेशन सिस्टम? डिसएडवांटेजेस, ठीक है, डिसएडवांटेजेस कौन सी हैं? ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम ओवर वेपर कंप्रेशन सिस्टम। ठीक है, अब आप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम को क्यों ना यूज करें, वेपर कंप्रेशन सिस्टम को क्यों यूज करते हैं? ठीक है, एयर रेफ्रिजरेशन को क्यों नहीं करते? इसकी डिसएडवांटेजेस के कारण। ठीक है, वो डिसएडवांटेजेस कौन कौन सी हैं? सबसे पहली तो है लो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, सीओपी इसकी बहुत ही ज्यादा लो है, इट हैज वेरी लो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। जो COP है इसकी C.O.P वो बहुत ही ज्यादा लो है। ठीक है, COP लो होने के कारण आप इसको यूज नहीं करते एज ए मेन रेफ्रिजरेंट इन अवर लोकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, किसी भी लोकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कभी भी एयर यूज नहीं होती। ठीक है, तो वो क्यों है? ड्यू टू लो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। लो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के कारण ही वो जो है आप उसको यूज नहीं करते। दूसरा क्या है इसका? इट हैज हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट। इट हैज हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब इसके अंदर ध्यान दो, ऑपरेटिंग कॉस्ट इसकी ज्यादा है, इसको लगाने की कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर इतना ध्यान नहीं रखना अपने लीकेज का, कोई ध्यान नहीं रखना। ठीक है, क्योंकि एयर जो है वो लीक भी होगी तो आप फिर से कंप्रेस कर लेंगे उसको, या इसको आप दोबारा जब कंप्रेशन कर रहे हैं तो जरूरी तो नहीं इसको इवेपोरेटर से ही लेके जाया जाए वापस। ठीक है, तो एयर जो है उसको कहीं से भी लिया जा सकता है। तो एयर को पहली बार सेटअप करना एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम को इतना ज्यादा टिपिकल, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, इतना ज्यादा कॉस्टली नहीं है, लेकिन इसको ऑपरेट करना कॉस्टली है, ऑपरेशन इसका कॉस्टली है। इसको फर्स्ट टाइम इसके पार्ट्स लेके आना, इसको कंप्रेसर, ठीक है, आप ध्यान दो ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो एयर को है कंप्रेस करने में बहुत ज्यादा फोर्स जाती है, तो पहले उसको कंप्रेस करो। ठीक है, इतनी सारी एयर, अब जो बाकी अमोनिया या कोई और गैस है उसको थोड़ी गैस को ही कंप्रेस करके आप सेम वर्किंग ले सकते हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ एयर चाहिए उतना ही काम करने के लिए, सेम काम करने के लिए बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ एयर, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट चाहिए। तो ये क्या है, इसकी कमी है। ठीक है, जिसके कारण आप इसको यूज नहीं कर सकते एज ए मेन रेफ्रिजरेंट, इसकी जगह पे आप अमोनिया वगैरह या दूसरी चीजें यूज करते हैं। ठीक है, अब इतनी लार्ज एयर के साथ काम करना
अगर आप इसको लोकल किसी फैक्ट्री में जा रहा है जहाँ पे आप रेफ्रिजरेशन करना चाहते हो वहां पे लगाओगे तो बहुत ज्यादा कॉस्ट आएगी ऑपरेशन की। लगाने की कॉस्ट तो नहीं है, बाद में चलाओगे तो बहुत ज्यादा कॉस्ट है, ठीक है। तो फिर इसका कोई वर्क करने का कोई, जब सीओपी लो हो जिस सिस्टम की उसको आप वर्क करवाएंगे तो एफिशिएंसी कम आएगी, तो खर्चा ज्यादा होगा और काम कम करेगी। लेकिन यही सिस्टम जब एरोप्लेन के अंदर जाके, एयरक्राफ्ट के अंदर जाके होता है तो वहां पे तो अपन ने कहा था कि अपने को पहले ही ऑलरेडी अपने पास कंप्रेस्ड एयर है बहुत ही लार्ज अमाउंट के अंदर, अपन ने उसमें से बहुत ही थोड़ी एयर को काम लेना है। क्या काम लेना है उससे, एज ए रेफ्रिजरेंट, तो वो इतना लार्ज पंगा, इतना बड़ा वो इफेक्ट नहीं है। वहां पे सीओपी अच्छी रहेगी अपने आप ही, क्योंकि एफिशिएंसी तो उसकी कंप्रेसर से ही शुरू होती है और कंप्रेसर का कोई काम ही नहीं है एयरक्राफ्ट के अंदर, कंप्रेसर आप यूज कर ही नहीं रहे क्योंकि वहां पे तो पहले ही अपने पास कंप्रेस्ड एयर अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उस सिस्टम के अंदर अपने को सीओपी अच्छी मिलेगी। लेकिन अगर आप कहीं लोकल इसको ऑपरेट करवाना चाहते हो तो ऑपरेटिंग कॉस्ट इसका बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसको आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर आप लिख सकते हो कि अगर आप इसका थोड़ा सा अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेशन चाहते हो तो बहुत बड़ी एयर की वॉल्यूम को हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। इट रिक्वायर्स, नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इट रिक्वायर्स लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर to be handled for a ton of refrigeration, for each ton of refrigeration। एक टन रेफ्रिजरेशन के लिए सेम रेफ्रिजरेशन के लिए आपको बहुत बड़े अमाउंट ऑफ एयर को कंप्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। उसी 1 टन एयर को अगर आप अमोनिया से रेफ्रिजरेशन करते हो तो बहुत ही कम अमाउंट ऑफ अमोनिया यूज होएगा उसमें, ठीक है। लेकिन जब आप एयर को एज ए रेफ्रिजरेंट यूज करते हो तो आपको हैंडल करना पड़ेगा लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर, बहुत ही बड़ा वॉल्यूम ऑफ एयर यूज करना पड़ेगा सेम अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेशन के लिए। तो ये भी इसका क्या है, जो है खराब क्वालिटी है इसका, अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए द रिजल्ट इन ग्रेटर साइज ऑफ कंप्रेसर एंड एक्सपेंडर, तो इसके लिए कंप्रेसर एंड एक्सपेंडर जो है वो भी लार्ज क्वालिटी, लार्ज साइज के चाहिए। लार्ज एयर है, ठीक है, उस लार्ज बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एयर है, उसको अगर एक्सपेंड करना है तो एक्सपेंशन एरिया भी ज्यादा होना चाहिए, तो एक्सपेंशन वाल्व भी बहुत बड़ा लगाना पड़ेगा और कंप्रेसर भी बड़ा लगाना पड़ेगा, ठीक है। वही उनको चलाने के लिए फिर पावर भी ज्यादा चाहिए, तो यहीं पे इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बढ़ता है। तो ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं एक दूसरे के साथ, कि जब आप लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर को यूज कर रहे हैं तो ऑपरेटिंग कॉस्ट अपने आप बढ़ गया, और अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ गया तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अपने आप डिक्रीज हो गया, ठीक है। जो तीनों जो पॉइंट्स हैं एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं। नेक्स्ट आपका फोर्थ पॉइंट आप लिख सकते हो कि इट हैज लो हीट कैरिंग कैपेसिटी, it has low heat carrying capacity, ठीक है। इसकी कैपेसिटी जो है बहुत ही ज्यादा लो है। अब ध्यान दो, ये क्या है, हीट कैरिंग कैपेसिटी। अब आपको एयर को क्या करना होता है, सबसे पहले स्पेस से हीट गेन करनी होती है। मैंने आपको बना के दिखाया था सारा डायग्राम, जिसके अंदर अपने 4 पार्ट्स थे। ये था इवेपोरेटर, ये था आपका कंप्रेसर, और यहाँ पे आपका आया था कंडेंसर, और ये आपका आया था एक्सपेंशन, ठीक है। इवेपोरेशन के अंदर क्या काम हो रहा था, इवेपोरेशन के अंदर कूलिंग स्पेस था, ठीक है। कूलिंग स्पेस को ठंडा करने के लिए जो वेपर बने थे उन्होंने हीट गेन कर ली थी। यहाँ पे आपके रेफ्रिजरेंट ने हीट गेन की, ठीक है। वो हीट आपके कंप्रेसर ने फिर आगे चल के कंप्रेस हुआ, फिर और ज्यादा हीट गेन कर ली, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया, फिर उसको कंडेंस किया गया, उसमें से हीट रिमूव की गई, फिर उसको एक्सपेंशन वाल्व में लाया गया जिससे उसकी टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा लो हो गया, फिर उसको वापस इवेपोरेशन।
मतलब इवेपोरेशन के अंदर ठंडा एयर, ठंडी रेफ्रिजरेशन आएगा, रेफ्रिजरेंट आएगा और वो हीट गेन करेगा फ्रॉम द स्पेस टू बी कूल्ड, जिस स्पेस को ठंडा करना है उससे वो हीट गेन करेगा। लेकिन जब आप एयर की बात करें, वेपर, बाकी अमोनिया वगैरह तो सही था उसके अंदर, वो उनकी हीट गेन करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती थी, ठीक है। उनका ठंडा होने का जो टेम्परेचर था वो बहुत ज्यादा था, जिसके कारण बहुत ज्यादा ठंडी होने के बाद वो बहुत ज्यादा इसमें से हीट ले लेती थी और वापस कंप्रेसर के अंदर वेपर बन के जाती थी। लेकिन एयर के बारे में क्या है, एयर जो है इतनी ठंडी कभी नहीं होती, ठीक है, यानी कि वो हीट गेन करने की कैपेसिटी बहुत कम है उसकी, और हीट को गेन करके आगे ट्रांसफर करना होता है कंडेंसर के अंदर, कंडेंसर के अंदर जाके फिर हीट रिमूव भी करनी होती है। तो एयर के अंदर दोनों क्वालिटीज कम है, पहले वो हीट गेन कम करेगी यहां से, फिर वो कंप्रेसर के अंदर जाने के बाद कंडेंसर के अंदर जाके जब हीट को रिमूव करना होता है एटमॉस्फेयर के अंदर, वहां पे भी उसका प्रोसेस जो है बहुत स्लो है, तो एयर जो है उसमें से हीट रिमूव भी नहीं होगी, ठीक है। तो ये दोनों कारणों से क्या है, एयर जो है उसकी लो हीट कैरिंग कैपेसिटी, मतलब वो हीट को यहां से लेकर यहां तक बहुत ही कम हीट को लेके आया, जितनी हीट को यहां से यहां तक लेके आना चाहिए था उतनी हीट को नहीं लेके आया, एक बार में बहुत ही कम, फिर दूसरी बार में जाएगा फिर थोड़ी सी ज्यादा, फिर तीसरी बार में, मतलब कि ये उन प्रोसेसेस में काम आ सकता है। यहाँ पे हीट रिमूविंग कैपेसिटी कम है, कम चाहिए अपने को, या फिर आपको इसको बढ़ाना है तो आपको कंप्रेस्ड एयर ज्यादा चाहिए, ठीक है, ज्यादा कंप्रेस्ड एयर के लिए बड़ा कंप्रेसर चाहिए, ठीक है, फिर से वही बात। तो इसको सिर्फ एयरक्राफ्ट के लिए ही अच्छा माना गया है अब, ठीक है, बाकी सभी प्रोसेसेस के लिए रेफ्रिजरेशन के अंदर इसकी सीओपी वेरी लो है, जिसके कारण इसको आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये था आपका एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जिसके बारे में अपन ने पढ़ा कि ये अब यूज हो रहा है, पहले यूज होना बिल्कुल बंद हो गया था, अब एयरक्राफ्ट के अंदर यूज होने के कारण इसको फिर से थोड़ी सी वैल्यू मिली है, ठीक है। तो अब ये एयरक्राफ्ट के अंदर यूज होता है, इसकी सीओपी लो होने के कारण आप इसको यूज नहीं करते, इंस्टेड दिस आप वेपर कंप्रेशन सिस्टम यूज करते हैं घरों के अंदर, ठीक है। अब इसका ये वाला चैप्टर जो था वेपर कंप्रेशन सिस्टम वो कंप्लीट हो चुका है। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। फिलहाल थैंक यू।